Hello student, in this video we will cover chapter 10 which is the last chapter of currency derivative module. The name of the chapter is Code of Conduct and Investor Protection Measure. तो ये ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सेबी के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर ब्रोकर्स एंड कुछ चीजें हैं, कुछ अवेयरनेस टॉपिक्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज सेबीज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्रोकर्स। तो यहाँ पे सेबी ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताया है ब्रोकर्स के लिए एंड विच इंक्लूड्स की इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी होती है कि आप फ्रॉड नहीं करोगे और ऊंचा सोचोगे और लोगों का फंड को मिस यूटिलाइज नहीं करोगे। दिस इज ऑल अबाउट इंटेग्रिटी। उनके साइफन ऑफ नहीं करोगे, पैसों को इधर से उधर नहीं करोगे। तो ये इंटेग्रिटी हो गया। फिर एक्सरसाइज ऑफ ड्यू स्किल्स एंड केयर। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, रिस्क मिटिगेशन हो गया एंड रिस्क मैनेजमेंट हो गया। आप देखो कि यहाँ पे शॉर्ट कवरेज, शॉर्ट डिलीवरी ना हो, रिस्क मिटिगेशन हो गया। बैड डिलीवरीज ना हो और पेमेंट इधर से उधर ना हो। उसके बाद आप प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं करोगे, मैल प्रैक्टिसेस नहीं करोगे। फिर कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाएगा कि आप सेबी रेगुलेशंस का ध्यान रखोगे। सिंपल एज दैट। कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में सेबी रेगुलेशन आ गया। मैल प्रैक्टिसेस, मैनिपुलेशन आप समझते हैं। एक्सरसाइज ऑफ ड्यू स्किल में आपका रिस्क मिटिगेशन आ जाएगा कि बैड डिलीवरीज ना हो और आप किसी को जानबूझ के गलत एडवाइस ना करो। ये भी एक तरीके का ड्यू स्किल एंड केयर है। फिर ड्यूटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर में क्या आ जाएगा कि ब्रोकर को क्या क्या ध्यान रखना है। फेथफुली एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है। इन्फॉर्म इज क्लाइंट अबाउट द एग्जीक्यूशन, नॉन एग्जीक्यूशन। और ये आजकल जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर ये अपफ्रंट ही होता है, टोटल ट्रांसपेरेंट है और ये लाइव होता है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके शेयर कब बाय होंगे, कब सेल करेंगे। इवन आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी अब आ जाता है, ये एग्जीक्यूशन का भी आ जाता है और जैसे आप कोई ऑर्डर भी पंच करोगे उसका भी आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिस भी दिन आप ट्रेडिंग करेंगे उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है इवनिंग के अंदर। और कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है? पूरा ब्यौरा है कि आपने पूरे थ्रू आउट द डे आपकी क्या ट्रेडिंग एक्टिविटीज रही। ठीक है। फिर उसके बाद आप ब्रोकर किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा या आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो आप ब्रोकर को डिस्क्लोज नहीं करनी। फिर आपको जबरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब प्रेशर मार्केटिंग टेक्निक जिसको आप बोलते हो। और जबरदस्ती जोर जोर किस लिए, क्या मोटिव होता है उनका? जनरेटिंग ब्रोकरेज और कमीशन। मतलब होता है कुछ ब्रोकर इंश्योरेंस भी बेचना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड भी बेचना चाहते हैं, फोन कर करके परेशान करते हैं। तो ऐसी इंडाइसमेंट आपको नहीं करनी। फिर अपने स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग कराएगा। कभी कभी होता क्या है कि जैसे जो ऑर्थोडॉक्स ब्रोकर्स हैं, शेर खान टाइप्स, एंजल टाइप्स, तो यहाँ पे जो स्टाफ होते हैं, जो डीलर होते हैं, जो डीलर आपका ट्रेड लगाते हैं, उन्हीं कोई प्रॉपर नॉलेज होती ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट का ही लॉस होता है। और अगर आप इंटर ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करते हो तो वहां पे ड्यूटी टुवर्ड स्टॉक ब्रोकर्स है। क्या होगा? कॉपरेशन रखोगे आप, cooperation रखोगे to other stockbrokers in protecting the interest of its client regarding their right to dividend, bonus share, right shares and any other related to such security। ये नहीं है आप दूसरे ब्रोकर को अंडरमाइन करोगे उनके क्लाइंट्स के सामने, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद अगर आपका जो भी फंड सेटलमेंट और सिक्योरिटी सेटलमेंट होनी है वो आप करोगे टुवर्ड्स द सेपरेट ब्रोकर। फिर उसके बाद आप स्टॉक ब्रोकर शैल नॉट एडवर्टाइज हिज बिजनेस पब्लिकली अनलेस परमिटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, तो पब्लिकली आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते हैं। A stock broker shall not resort to unfair means of inducing client। मतलब क्लाइंट सॉलिसिटेशन आपको नहीं करना है, एक दूसरे को गाली गलौज करके नहीं देना है। A stock broker shall cooperate with other contracting parties in comparing unmatched transaction। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है जो मैच नहीं कर रही है, जिसका बैकग्राउंड नहीं पता चल रहा है, तो यू शुड हैव टू प्रोवाइड द कॉर्पोरेशन। फिर इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाने हैं। लेवल 1 पे क्या है? अप्रोच टू द स्टॉक ब्रोकर एज द डेजिग्नेटेड इन्वेस्टर ग्रीवियंस ईमेल आईडी। आपको क्या करना है, हर स्टॉक ब्रोकर को एक ग्रीवियंस ईमेल आईडी देना है जिसपे इन्वेस्टर या फिर क्लाइंट जो है डायरेक्ट अपने ग्रीवियंसेस को शेयर कर सकता है और 30 दिनों के अंदर उसका रिड्रेसल होना चाहिए। लेवल 2 पे क्या है कि वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस को ही अपने ग्रीवियंसेस के बारे में बताए। और लेवल 3 क्या है? वो डायरेक्ट सेबी यानी रेगुलेटर पे पहुंच जाए, किसके थ्रू? स्कोर्स के थ्रू। तो सेबी का एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर फाइलिंग फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द मार्केट इंटरमीडिएट्स एंड दैट प्लेटफॉर्म इज scores.gov.in।
So resolution of complaints by stock exchanges. तो stock exchange shall ensure that the investor complaint shall be resolved within 15 दिनों के अंदर stock exchange को करेगा. Additional information अगर है कोई तो वो 7 दिन के अंदर मंगा लेगा, मतलब 15 + 7 यानी 22 हो गया. तो stock exchanges shall resolve service related complaints at its end. However, in case of complaint is not satisfied with the resolution, the same be referred to the एक इनकी कमेटी है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी, तो वहां पे उसको वो रिकमेंड कर सकता है आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन राइटिंग बाय द चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. तो ये बहुत बड़े लेवल की बात है. तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के पास भी आपकी कंप्लेंट जाएगी अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के लोअर लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं अगर वो दे आर अनेबल टू रिजॉल्व योर कंप्लेंट, तो वो एक स्पेशलाइज्ड कमेटी को भी दे सकते हैं और कमेटी को रेफर करेंगे तो रिड्रेसल हो जाएगा. सो हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट बाय इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी. अब उनका क्या है मोडस ऑपरेंडी. सो जीआरसी शैल हैव अ टाइम ऑफ 15 दिन यानी 22 दिनों के बाद, मतलब 15 पहले हो गया, 7 जब वो इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट करेंगे, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो वो जीआरसी को देंगे, फिर जीआरसी अलग से 15 दिन ले लेगा, तो 22 + 15 कितना होगा 37 डेज वर्किंग डेज की बात हो रही है. टू amicably यानी friendly resolve the investor complaint, IGRC shall adopt a two-fold approach for proceedings leading to direction to the member or to render required service in case of service related complaint and proceeding leading to an order concluding admissibility of the complaint or otherwise in case of trade related complaint. तो एक तो सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट होती है और दूसरी कौन सी होती है, ट्रेड रिलेटेड कंप्लेंट होती है. तो दो तरीके की कंप्लेंट इसमें मोस्टली रहती है. फिर उसके बाद एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है जो अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस को बनाना है. दिस फंड शुड टेक केयर ऑफ लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट क्लेम्स. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ फंड्स होते हैं, कुछ फंड सेटल आउट होने होते हैं. अगेन हमने ये डिस्कस किया था. और कभी कभी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी हो जाता है और होता है ऐसा है कि हमारे ट्रेड्स जो हम फंस जाते हैं, सिस्टम में फंस जाते हैं और जो हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रीप आउट नहीं हो पाता है. तो उस केस के अंदर यू कैन ऑल्सो क्लेम थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कि आपका ये ट्रेड था और ये प्राइस पे हमने सेटल आउट किया था और इतना प्रॉफिट हम डिराइव करते हैं. तो अगर ऐसा केस स्टैब्लिश होता है तो दे विल डेफिनेटली बैक यू. इन्वेस्टमेंट क्लेम विच आर नॉट ऑफ स्पेकुलेटिव नेचर of the clients. So the investor protection fund is a fund established and maintained by the exchange with an aim to protect the interest of the clients of the trading members of the exchange who may have been declared defaulters or who have been explained under. और ये फंड के अंदर पैसा कहाँ से आएगा, देखिए जो ब्रोकर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, ब्रोकर्स एंड ट्रेडिंग मेंबर्स आर वन एंड द सेम थिंग. तो ब्रोकर एंड ट्रेडिंग मेंबर्स को कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंजेस को टू बिकम देयर मेंबर. तो वो जो फीस आती है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में. Then the last is arbitration. Arbitration क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है. जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर, और वो दोनों की बात सुनने के बाद अपना फैसला सुनाता है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन. तो आर्बिट्रेशन दोनों पे बाइंडिंग भी हो सकती है अगर वो दोनों चाहें, और नहीं तो वो जाके उसको चैलेंज भी कर सकते हैं. सो फॉर एनी डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर एंड द क्लाइंट रिलेटिंग टू और अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन which is civil, the complainant and the member shall first refer the complaint to the IGRC or to the arbitration mechanism provided by the stock exchange. तो ये arbitration कौन provide कराता है, stock exchange ही provide कराता है. For the removal of doubt, it is clarified that the sole arbitrator or the panel of arbitrator, या तो एक arbitrator appoint होगा या फिर panel हो सकता है arbitrator का जो कि stock exchange decide करेगा, may consider any claim relating to any dispute between a stock broker and a client. तो ये किसके लिए, कौन से claims है, कौन से झगड़ों के लिए है, जो स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट के बीच का जो झगड़ा है केवल उसी के लिए है. अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, और वो भी किससे रिलेटेड है, कोई ऑर्डर से रिलेटेड या फिर कुछ भी, मतलब मैन हैंडलिंग ऑफ ट्रेड के लिए ही ये पूरा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया गया है. एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव द कंपिटेंस टू रूल ऑन इट्स जुरिसडिक्शन. फिर उसके बाद a complainant and member who is not satisfied with the recommendation of IGRC shall avail the arbitration mechanism of the stock exchange for settlement of within 3 months. तो एक यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड भी है, 3 महीने के अंदर आप चैलेंज कर सकते हो इन द आर्बिट्रेशन. फिर उसके बाद आपको एक अपील भी मिलेगी आर्बिट्रेशन से भी, एपीलेट आर्बिट्रेशन है, और वो कब करना है आपको, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आर्बिट्रेटर. फिर उसका यूनिक क्लाइंट कोड है, ये आप लोगों को ही पता है, जिसके पास एक डीमैट अकाउंट होगा, ब्रोकर अकाउंट होगा, हम सबको एक क्लाइंट आईडी मिलती है, उसी को ही हम यूनिक क्लाइंट आईडी बोलते हैं.
तो जब हमारी केवाईसी कंप्लीट होती है तो एक्सचेंजेस के थ्रू ही हमारे पास ये क्लाइंट आईडी आती है। तो सेबी मेड इट मैंडेटरी फॉर ब्रोकर्स टू यूज क्लाइंट कोड्स फॉर ऑल क्लाइंट्स। Once the formality of KYC and other details thereon are complete, each client is assigned the UCC by the broker. ठीक है। और ये UCC कहाँ से आता है? The broker has to provide stock exchange with the UCC and the PAN details of the client before entering into the trade. तो स्टॉक एक्सचेंज को हमारा क्लाइंट आईडी ऑलरेडी पता होता है। फिर उसका रिस्क डिस्क्लोजर्स हैं। तो जब हम ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं तो ब्रोकर के अकाउंट के जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें देयर इज आल्सो वन पेपर नोन एज रिस्क डिस्क्लोजर। तो वहां पे रिस्क डिस्क्लोजर के अंदर क्या होता है? सो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट शुड स्पेसिफाई ब्रॉडली ऑल द की रिस्क व्हाइल डीलिंग और ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव मार्केट। तो इस तरीके के रिस्क डिस्क्लोजर आपको साइन करना पड़ता है। तो वहां पे आपको साइन भी करना पड़ेगा दैट यू अंडरस्टैंड सर्टेन सर्टेन दिस काइंड ऑफ रिस्क व्हिच आर पार्ट एंड पार्सल व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। प्राइस फ्लक्चुएशन है और माइक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज हैं लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट, है ना। कोई भी बड़ी घटना घट जाती है तो एकदम से प्राइस चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद काउंटर पार्टी रिस्क भी है, शॉर्ट पोजीशंस में है, आपको हेजिंग करके चलना है तो फिर कैसे है। तो ये सारे रिस्क पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन है ऑलरेडी। फिर रिस्क फेस बाय द इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग इन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी। तो क्या कौन कौन से रिस्क हैं जो मार्केट में प्रेवलेंट है व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले मार्केट रिस्क है। तो मार्केट रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉसेस ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कॉज्ड बाय द एडवर्स मूवमेंट इन द प्राइसेस। तो सिंपल ही है, मान के चलिए आप बुलिश थे, आपने फ्यूचर बाय करा लेकिन मार्केट नीचे चली गई तो आपको लॉस आ जाएगा, दिस विल लीड टू लॉस। तो मार्केट रिस्क तो है, मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट होती है उसका रिस्क हमेशा रहेगा। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, यू आर नॉट एबल टू liquefy your position. So liquidity refers to the ability of market participant to buy or sell securities expeditiously at a competitive price with a minimal price difference. तरलता बोलते हैं मतलब इजी बाइंग एंड सेलिंग। आप जिस भी प्राइस पे चाहो उस पे बेच सको, जिस भी प्राइस पे चाहो उसको खरीद सको, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम रहता है। तो जितनी भी मेजरली ट्रेडेड करेंसी है वहां पे लिक्विडिटी अच्छी है। यूएसडी आईएनआर, यूरो यूएसडी बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, जिस भी प्राइस पे जाओगे निकल जाओगे। उसके बाद लीवरेज रिस्क, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूं $1000 की और आपको $1000 बाय करने हैं तो यूएसडी आईएनआर के अंदर $1000 के लिए आपको सिर्फ 500 या 1000 रुपीज देने पड़ते हैं। और $1000 की वैसे एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है? 83,000 रुपीज बैठती है। तो आप अगर फ्यूचर ट्रेड लेते हो तो फ्यूचर ट्रेड में आपको केवल और केवल 1000 रुपीज देने पड़ते हैं एज अ मार्जिन, दैट टू एज अ मार्जिन। तो हम मान के चलिए कितना ज्यादा लीवरेज है। तो ये जो 82,000 है वो किसने फंड करा है? वो ब्रोकर ने फंड करा है। वो 1000 रुपए इसलिए ले रहे हैं कि आपको मैक्सिमम लॉस एक दिन के अंदर 1000 रुपीज का हो सकता है बस। तो केवल आपका लॉस कितना है उसी के हिसाब से आपकी मार्जिन डिफाइन की जाती है। इसलिए पोजीशन को हमें लीवरेज कम रखना चाहिए और अपनी जेब में से ही पैसा लगाना चाहिए। जितना आपकी जेब में हो उतना ही आप बाय कीजिए या सेल कीजिए। उसके बाद एग्जीक्यूशन रिस्क यही है कि आपने कोई बाय और सेल ऑर्डर लगाया, वो एग्जीक्यूट ना हो, उस प्राइस पे ना एग्जीक्यूट हो, स्लिपेजेस हो जाती है, झटके से मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है प्राइस, तो आपका एग्जीक्यूशन रिस्क हो जाता है। फिर रिस्क ड्यू टू कैश सेटलमेंट, आपको पता ही है करंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैश सेटल व्हिच लीड्स टू इम्परफेक्ट हेजिंग और आर्बिट्राज। अब इसके अंदर इम्परफेक्ट हेजिंग का क्या मतलब है? अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक एक्सपायरी होती है, लेकिन पेमेंट्स के लिए जो डेट आती है, मान के चलिए मिस्टर ए को 100 करोड़ आने थे 21 डेज में, ठीक है। अब $100 करोड़ आने थे तो $100 करोड़ को उसको हेज करना है। मान के चलिए वो डर रहा है कि शायद डॉलर की वैल्यू गिर ना जाए, अगर डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी तो उसको तो लॉस हो जाएगा। तो उसने क्या करा, यहाँ पे डॉलर का यूएसडी आईएनआर जो है उसका फ्यूचर सेल कर दिया। लेकिन फ्यूचर की एक्सपायरी कितनी होती है? 30 डेज की होती है, और इसके अंदर भी एक कैश सेटल होता है। तो यहाँ पे जो 9 डेज का डिफरेंस है वो भी इशू है ना, 9 डेज का डिफरेंस भी तो इशू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिस्क ड्यू टू कैश सेटलमेंट, और वो ऑल्दो वो भी कैश सेटल है।
उसके बाद लास्ट टॉपिक है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो देखिए, अगर किसी ब्रोकर को अगर आप पे कोई भी अंदेशा होता है कि आप कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और या फिर आपका जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है या आप टैक्स इवेट करने की कोशिश कर रहे हो, या इवन आपने सुना होगा डब्बा ट्रेडिंग, सेबी का एक प्रोग्राम चलता है अगेंस्ट डब्बा ट्रेडिंग। तो डब्बा ट्रेडिंग वो होता है जब आप शर्त वाला ट्रेडिंग करते हो, जैसे आमने सामने, मतलब मान के चलिए ओवर द काउंटर वाली जो ट्रेडिंग होती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जो एक्सचेंज पे इन्वॉल्व नहीं होती, जिसमें कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, कोई ट्रेल नहीं होता पैसे का, कैश में सेटलमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। तो अगर आपके ब्रोकर को ऐसा कोई भी अंदेशा होता है तो ही कैन ऑलवेज रिपोर्ट टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। आप बड़े बड़े ऑर्डर पंच कर रहे हो, या फिर आप कुछ ही किसी और बंदे को फाइनेंस कर रहे हो, मान के चलिए आपने यहाँ से सेल ऑर्डर मारा और आपके कॉरेस्पॉन्डिंग किसी ने बाय ऑर्डर मारा सेम क्वांटिटी का एट सेम प्राइस, तो ये हो सकता है कि आपसे उसकी तरफ पैसा जो है मूव कर जाए थ्रू स्टॉक मार्केट, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये आपके ब्रोकर को ऐसा अंदेशा होता है तो ही कैन ऑलवेज रिपोर्ट टू एफआई। ठीक है, सो थैंक यू फॉर चूजिंग NISMexams.in and this was the last chapter. So we will be coming with another module again and we'll discuss the topics each by each. Thank you. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.